जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 एग्ज़ाम में। तो आज हम देखने वाले हैं भाग 4। हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में DPSP। DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DPSP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व का हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या है, शॉर्टकट से DPSP। तो इसको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। अच्छा, और एक चीज़ और कि जो भारत के संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, आयरलैंड जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संविधान के जो सलाहकार थे BN राव ने एक सलाह दी कि भाई जो अभी हमारी सरकार या फिर अभी हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है या जितने संसाधन हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम जितने भी अधिकार लोगों को दे सकते हैं उन्हें हम पार्ट 1 में रख सकते हैं, और जो नहीं दे सकते उसको पार्ट 2 में रख सकते हैं। उन्होंने बोला जो पार्ट 1 में हम रख सकते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जैसे उसमें परिवर्तनीय उसमें कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम अभी नहीं दे सकते, जिसको लागू अभी नहीं कर सकते, अभी देश के पास इतने संसाधन नहीं हैं, तो उसको है ना अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें लागू यानी परिवर्तनीय नहीं कर सकते या फिर उसे चुनौती नहीं दे सकते। तो ये तो सलाहकार थे, लेकिन उसकी जो बात है उनको इस तरीके से ना मान के दूसरी तरीके से उन्होंने मानी। वो क्या थी कि जो BN राव ने जो बोला था पार्ट 1 में रखना चाहिए, जैसे अभी जो हमारे संसाधन है उसके अनुसार हमें जनता को देना चाहिए। तो जो जनता को दिए गए उनको बोल दिया गया मूल अधिकार। ठीक है, और जो जनता को बाद में दिए जाएंगे लेकिन अभी उनके पास क्या संसाधन नहीं है, तो इसको बोल दिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व बनाने का उद्देश्य क्या था? तो नीति निर्देशक बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं भाई? तो लोक कल्याणकारी राज्य वे होते हैं वो जो सिर्फ जनता के हित में कार्य कर रहा हो। ठीक है, मतलब ये जनता के हित के लिए जो हित का कार्य हो। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। और सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 36 की। और अनुच्छेद 36 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हम उनको सबको पढ़ने वाले एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले 36 की बात करेंगे तो इसमें बोला गया राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या हो सकते हैं? तो राज्य वह हो सकते हैं जो भी, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और इसके बाद बोल सकते हैं जैसे बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये जितने भी हैं वो क्या है? राज्य है। उसमें ये राज्य की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले जो दी गई है वो क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा जो अनुच्छेद 37 है, इसमें किस चीज़ की बात को बोला गया है? तो बस इसमें बोला गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आप न्यायालय में, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से जो भी है ना 51 तक हैं, उनको है ना आप न्यायालय में वे बाध्य नहीं होंगे। मतलब सरकार उनको दे अन्यथा ना दे, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं हमारे जो अनुच्छेद 38 की। अब यहाँ से होता है मेन नीति निर्देशक तत्व चालू। ये तो परिभाषा दे दी गई थी अभी राज्य की। उसके बाद दिया गया था क्या? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब बात करते हैं 38 में बोला गया है सरकार लोक कल्याण कार्य करेगी। अब लोक कल्याण कार्य क्या है भाई इसमें? तो लोक कल्याण कार्य ये है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके भाई राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं, राशन कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, बीड़ी कार्ड बनाते हैं, मजदूरी कार्ड बनाते हैं, जितने भी ये कार्ड वगैरह होते हैं वो सब किसके द्वारा करवाते हैं भाई? वो लोक कल्याण कार्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सरकार बनवाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के जैसे राशन कार्ड ही बने होंगे, आधार कार्ड ही बने होंगे, मजदूरी कार्ड बने होंगे, बीड़ी कार्ड भी क्या है उनको बने होंगे। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 39 की। जो हमारा अनुच्छेद 39 है उसमें बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। किसके लिए? स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे कोई भी एक ऑफिस है जिसमें 6 घंटे की ड्यूटी है, तो पुरुष को भी उतना ही काम और महिला को भी उतना काम दोनों को बराबर मिलेगा। लेकिन जो वेतन है, वेतन अगर पुरुष को अगर 10,000 मिल रहा है तो महिला को समथिंग 6,000 मिलेगा, लेकिन उसको मतलब बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसको है ना बोला गया कि जब भी सरकार के पास संसाधन या फिर जो भी कुछ होगा तो उस टाइम पे जो सब क्या होंगे, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यह बोला गया था। अब बात करते हैं 39 की का की। अब देखो, जब भी किसी में का या खा या जुड़ जाता है तो समझ जाइएगा उसे है ना किसी भी संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है।
ठीक है। तो इसको है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो भाई ये एक ऐसा संविधान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। इस कारण से इसे हम मिनी संविधान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि निःशुल्क विधि सहायता, इसमें बोला गया था हमारी जो भारतीय व्यक्ति हैं या भारतीय नागरिक हैं उनके लिए अगर वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपना वकील कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार एक या फिर सरकार जो है वह एक निःशुल्क मतलब फ्री क्या है वकील क्या अपॉइंटमेंट करा देगी उनके लिए, है ना, मतलब उपलब्ध कराएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 39 और उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। देखो अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको है ना बहुत अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। यह है ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? देखिए गांधी जी जो थे वह ग्राम पंचायतों के बहुत ज़्यादा फेवर में थे, ठीक है। वो चाहते थे ग्राम पंचायतों में भी वो होना चाहिए, मतलब ठीक है उनका गठन होना चाहिए। तो और भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो इसके खिलाफ थे। तो बात करते हैं, इसमें बोला गया ग्राम पंचायतों का गठन। और सबसे पहली बात कि भाई इसको है ना अब इससे अलग करके अब इसको है ना 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1992 के तहत इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब अनुसूची क्या होती है इसको हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तो हम जब देखेंगे। तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने कहाँ पे 11वीं अनुसूची में से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41। तो देखो अनुच्छेद 41 बोलता है भाई कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। अब सरकारी सहायता वही सरकार कैसे सहायता उपलब्ध करा सकती है तुम्हें? तो ये सरकारी सहायता मतलब देखो जो वृद्ध लोग होते हैं उनको 60 साल की उम्र के बाद क्या हो जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, है ना, हर महीने के कुछ पैसे 5-6 हज़ार के आसपास कुछ पैसे उनको हर मंथली दिए जाते हैं, ठीक है। और विधवा लोग जो इसके जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर होगा उनको भी विधवा पेंशन दी जाती है, क्योंकि अब वो काम तो करेंगे नहीं, है ना। इसके बाद विकलांगों को भी पेंशन दी जाती है और विकलांगों के लिए साइकिल भी दी जाती है। इन सब चीज़ों की जो सहायता वो कौन करता है? सरकार। इसमें किसमें बोला गया है? वह बोला गया है अनुच्छेद 41 में, ठीक है। अब बात करते हैं 42 की। देखो एक एक करके आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे ना, या फिर वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अब अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है न्यायसंगत कार्य की मनोचित दशा उपलब्ध कराना एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। अब इसमें समझो थोड़ा सा ध्यान से। इसमें बोला गया है न्यायसंगत कार्य की मनोचित दशा, जैसे कि कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति 50-60 साल की उम्र है, ठीक है। अब वो और काम तो कर नहीं सकता, अगर वो कहीं काम करने जाता है तो उसको उसके हिसाब से काम मिले। ये नहीं कि उससे बोल दिया जाओ अब तुम बोरा ढो, ठीक है, या फिर कोई वजन वाला काम करो, नहीं, उसको है ना उसके हिसाब से काम देना, वो क्या कहलाती है? उसकी मनोचित दशा, ठीक है। अभी उससे थोड़ा सा हार्ड वर्क ना किया जाए, मतलब सॉफ्ट वर्क ही किया जाए उसकी उम्र को देखते हुए। ये क्या है? मनोचित दशा उपलब्ध कराना, ये बोला गया। और इसी में बोला गया प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे कोई महिला है जो सार्वजनिक कार्य में लगी हुई है या फिर कोई सरकारी या गवर्नमेंट या कोई भी जॉब में करती है काम, तो अगर वो प्रेग्नेंट है और उसकी जो डिलीवरी है, डिलीवरी के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक उसको क्या दी जाए? छुट्टी दी जाए, ठीक है, छुट्टी दी जानी चाहिए। और उसकी जो पेंशन जो बोला जाए पेमेंट है वो भी नहीं कटनी चाहिए, इसमें ये बोला गया है। लेकिन अगर सरकार नहीं देती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं अनुच्छेद 37 में कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, आप इसको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अच्छा 43 की। अब बात करते हैं 43 की। अब 43 में बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। अब इसमें बोला गया है कि आप किसी काम करवाते हैं तो उसको निर्वाह योग्य मजदूरी दो, ताकि वो अपने परिवार का क्या है जो परिवार चला सके, ठीक है, उसके लिए क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी दी जानी चाहिए। अब इसमें बोला गया है दी जानी चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें और तो जोड़ दी गई हैं, वो है 43 का का। 43 के कहाँ बोला गया है कि उद्योग प्रबंधनों में जो हमारे जो कामगार हैं उनकी क्या होनी चाहिए? भागीदारी। जैसे कि कभी भी कोई छुट्टी वगैरह रखी जाती है तो उनसे पूछ ली जाए कि भाई इस दिन ये छुट्टी सही रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब उनके हिसाब से ये छुट्टी है या नहीं, या फिर सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए रखी जा रही है कंपनी छुट्टी वगैरह। तो इसके लिए क्या करना है? भाई कामगारों की ये भागीदारी रहेगी। इसमें बोला गया 43 के काम है। और 43 का खा, इसमें बोला गया सहकारी समिति। अब सहकारी समिति होती क्या है भाई? तो सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव है ना। तो इसमें बोला गया है जैसे एक गांव है और गांव में कोई रोड बनना है या फिर कोई सुरंग वगैरह, रोड ही बनना है सिंपल, ठीक है। अगर रोड बनना है तो उसमें जो मजदूर लग रहे हैं तो क्या करो, उन मजदूरों को उसी गांव से ले लो, ठीक है, और उन्हीं से ही काम करवा, उन्हीं को ही ठेका दे दो और वही काम करेंगे। बस उनको केवल निर्देश जो है वह हमारी सरकार की तरफ से देते जाए, उसे ही क्या बोलते हैं?
सहकारी समिति या कोऑपरेटिव, ठीक है, समिति। तो ये था हमारा 43। हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अब अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान सिविल संहिता। अब समान सिविल संहिता क्या है भाई? तो समान सिविल संहिता ये है कि सभी के लिए एक समान कानून, उसको बोलते हैं समान सिविल संहिता। जैसे कि देखते हैं, एक सही उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे मुसलमानों में जो शादी होती है वह कैसे होती है भाई? कबूल 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 है। तो इसका क्या होगी? शादी हो जाती है। उसमें हमारे हिंदू जो रीति रिवाज है उसमें क्या होता है भाई? 7 फेरे वगैरह होते हैं, आगे का क्या फेरा लगाते हैं। और सरदारों में क्या होता है भाई? वो अपने गुरु नानक जी की वो बुक से उनको चक्कर लगाने के बाद, मतलब सबकी अलग अलग रीतियाँ हैं, ठीक है ना। इसमें बोला गया जो अलग अलग रीतियाँ हैं उनके लिए चेंज करना, मतलब आप, इसमें बोला गया कि आप है ना, जो जैसे शादी तलाक होता है ना, तलाक में क्या होता है भाई? कोई बोलता है तलाक 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 फिलहाल अब तो ये 3 तलाक अलग हो गया है, लेकिन अभी भी 2 तलाक बाकी हैं वो, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि सभी के लिए क्या होगी? जैसे किसी का विवाह है तो विवाह के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब समान होना चाहिए। तलाक है तो तलाक के लिए भी क्या होना चाहिए? सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया समान सिविल संहिता में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 क्या है भाई? तो अनुच्छेद 45 में बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे 21 के काम में रख दिया गया। 21 के काम में मतलब ये क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। मूल अधिकार में मतलब 21 का काम में हमने जब पढ़ाया था इसकी पहली वाली वीडियो में, उसमें बताया था कि 21 का काम में क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। लेकिन अब इसको तो वहां पे उठा कर रख दिया, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? खाली हो जाए। तो इस कारण से बोला गया कि जो 6 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? सरकार अब स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तो देखते हैं आप लोग आंगनबाड़ी में वगैरह वगैरह बहुत प्रकार के टीके वगैरह लगते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 46 की। अब अनुच्छेद 46 कहता है कि SC, ST और OBC के लिए एक विशेष आरक्षण, ठीक है। इसी में बोला गया है कि भाई आरक्षण की जो कुछ बातें हैं ना वो सिर्फ इसी में की गई, ठीक है। तो मतलब जो 3 ये कैटेगरी है उनको क्या है? विशेष आरक्षण है। जरूरी नहीं कि पेपर में ही हर जगह पे उनको आरक्षण दिया जाए, ठीक है। नौकरी में भी, साथ ही में कहीं प्रमोशन है तब भी, और कहीं भी जाओगे तो उसको क्या है? आरक्षण मिलने वाला है। अब बात करते हैं अनुसूची 47 में। अब अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में बोला गया कि सरकार पोषायुक्त आहार क्या है? उपलब्ध कराएगी। क्या करेगी? पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। साथ ही में नशीली जो दवाई हैं उन पर क्या लगाएगी? प्रतिबंध लगाएगी। क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी। और शराब पे भी प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन अगर नहीं लगाएगी तो अगर पोषण आहार उपलब्ध नहीं कराएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया कि आप न्यायालय में ये जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वह आप न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है, मतलब आप उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। तो इस कारण से जैसे शराब किसी राज्य ने डिसीजन ले लिया है, जैसे बिहार है, बिहार में भी है ना क्या हो गई है? शराब बंद हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों ने भी नहीं लिए। लेकिन क्या करोगे? नहीं लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि है ना हमारा जो अनुच्छेद 37 है उसमें बोला गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। चलो आगे चलते हैं, वह अनुच्छेद हमारा 48। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि भाई कृषि, पशुपालन और जो भी हमारे दुधारू जानवर हैं और जो आर्थिक रूप से उपयोगी उन जानवरों की रक्षा करना सरकार का क्या होगा? कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य होगा। और इसी के तहत सरकार जो है ना वो गौशाला वगैरह खुलाती है। क्यों? क्योंकि भाई गाय क्या है? दूध देती है। गोबर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। साथ ही में हमारी जो गाय की जो मूत्र है उससे भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। अब इसमें तो हो गया, देखो यहाँ पे बोला गया कृषि और यहाँ बोला पशुपालन, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, गाय की जो हत्या उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया गया? तो गाय की हत्या क्या है? देखो वो जो गाय होती है वो क्या होती है? दुधारी होती है, ठीक है। अगर उस पर अगर रोक नहीं लगेगी तो ये क्या है? इस वाले कानून का क्या कर रही है? वो क्या रोक रही है, ठीक है। इस कारण से इसमें नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है अब देखो यहाँ पे जो कृषि की बात हो रही, जो फसल है, फसल तो क्या उपयोगी है, लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं आने वाले, ठीक है। लेकिन वो हमें ऑक्सीजन तो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर वो हमें ऑक्सीजन देते हैं तो भाई वो पर्यावरण के लिए उपयोगी है कि नहीं है?
अच्छा, जैसे जो जानवर हैं जो क्या है दुधारू या फिर आर्थिक रूप से हमें उपयोग देते हैं, आर्थिक रूप से हमें सहायता देते हैं। अगर वो मान लो जैसे शेर है, शेर कौन सा सहायता देता है हमें? कुछ नहीं देता है, ठीक है। भेड़िया नहीं देता है, लेकिन वो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, ठीक है, जरूरी। जिस कारण से इसमें बोला गया अनुच्छेद 48 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कि देखो अभी फिर आ गया, देखो अभी इधर पे ही मिला था एक 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे ही मिल गया हमारे लिए 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। उसमें एक बात ये भी जोड़ी गई है कि जो फसल आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हो, जो भी जानवर जो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है, उनकी भी रक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी, ठीक है। इसी के तहत है ना नेशनल पार्क वगैरह बनते हैं, ठीक है, अभ्यारण्य, उद्यान, ये भी सब इसी काम से बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 क्या कहता है भाई? कि हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगी, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, जितनी भी संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी जो हमारी राष्ट्रीय भवन है, राष्ट्रीय स्मारक है, उनकी क्या है? रक्षा करेगी सरकार, ठीक है। उसमें बोला गया 49 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 50-50। देखो क्या बात, अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका का और न्यायपालिका का अलग अलग, ठीक है, मतलब अलग अलग कर दिया गया। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका से अंतर क्या है? जैसे एक आपके यहाँ पे कोई ऐसा ही साहब है और वो आपको पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं और आपसे बोलते हैं भाई आप हमें 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम आपको इस केस के अंदर क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे और इसकी सज़ा भी दे देंगे। तो भाई अगर ऐसा होता तो आपको तो भाई कोई भी घर पर आता और उठा के ले जाता और सज़ा भी दे देता। इस कारण से बोला गया कि नहीं, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग होना चाहिए। जैसे कि पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है, लेकिन सजा जो है वह पुलिस नहीं देती, वो कौन देगी? भाई हमारा न्यायालय देगा, ठीक है। इस कारण से इनको बोला गया ये दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। बस खत्म ही है, लास्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? देखिएगा, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इसमें बोला गया है कि सब देश के लिए, लेकिन इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या करना है? हमें उपलब्ध कराना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देना है? बढ़ावा देना है। इस कारण से हमारी जो सेना है वो शांति सेना के रूप में बन के जाती है हर कहीं। जब भी कोई देश यानी कि बीच में युद्ध होता है तो हमारे जो देश की जो सेना है वह शांति सेना के रूप में जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, इसी में बोला गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो जाता है तो हमारी मध्यस्थता जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मध्यस्थता से हम जो विवाद है ना उनको सुलझा ले जाएंगे, ठीक है। इसी अनुच्छेद में बोला गया है। और इसी में बोला गया है, अच्छा इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारत यूएनओ का सदस्य बना था? तो भाई जो हमारा अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 इसी के तहत क्या बना था भाई? हमारा जो भारत है इसके तहत यूएनओ का सदस्य बना था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बना था? सदस्य बना था। तो भाई ये तो था हमारे क्या, एक बार वो फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अभी। तो देखो सबसे पहले बोलेंगे हाँ अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या बोला कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में क्या बोला गया है? लोक कल्याण कार्य की अभिव्यक्ति। 39 में क्या बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 की काम में बोला गया है कि निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद बात करते हैं 40 की। तो 40 में बोला गया है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में बोला गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। 42 में बोला गया है न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा उपलब्ध कराना, साथ में प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके बाद 43 में बोला गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम उतनी मजदूरी दी जानी चाहिए जितने मतलब उसमें वो परिवार चला लें। इसके बाद 44 में बोला गया समान सिविल संहिता। 45 में बोला गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन ये दे दिया गया है, इस कारण से बोला गया है कि 6 वर्ष जो बच्चे कम हैं उनके स्वास्थ्य की ख्याल कौन रखेगी? सरकार रखेगी। फिर बात करते हैं 46 की। 46 में बोला गया ST SC OBC, इसमें क्या है? इनको विशेष आरक्षण का प्रावधान है। इसके बाद बात करते हैं 47 की। 47 में बोला गया है सरकार पोषायुक्त आहार जो है वह उपलब्ध कराएगी, साथ ही में नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगी और साथ ही में शराब पर भी प्रतिबंध लगाएगी, और नहीं लगाई तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद 48 में बोला गया है कृषि, पशुपालन और जो भी दुधारू जानवर हैं आर्थिक रूप से क्या है जो उपयोगी जानवर, उनकी रक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। इसके बाद बात करते हैं जो पेड़ पौधे, देखो कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं फसल वगैरह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये क्या है हमें आर्थिक सहायता, जैसे नागफा नहीं है वो क्या है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है? नहीं कराता, ठीक है, नहीं कराता। तो भाई ये क्या है? भाई पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। तो ये क्या हो गया भाई? पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना भी सरकार का क्या है? कर्तव्य है। इसके बाद बोला गया है
49 में 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का ये कर्तव्य होगा। इसके बाद 50 में बोला गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 51 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के तहत आ जाता है कि भाई हम किसी भी दो देश के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसको हम मध्यस्थता से क्या करेंगे, निपटाएंगे। और साथ ही में इसी 51 के तहत ही हमारा जो भारत देश है वह यूएनओ का सदस्य बना। अच्छा, इसमें जितने भी आप देख रहे हो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, इसमें 3 प्रकार के हमें क्या दिए गए हैं, 3 विचारधाराओं से हमें क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो जो पहली विचारधारा वह है गांधीवादी, जो जो अधिकतर गांधी जी से प्रेरित थी। ठीक है, तो जो प्रेरित थे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो भाई गांधी जी जो थे वह ग्राम पंचायतों के फेवर में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इसके बाद 43 का क्या बोलता है भाई कि कामगारों की भागीदारी। देखो भाई इसमें बोला गया था जो गरीब तबका है ना, उसकी क्या होना चाहिए, किसी भी मुख्य भूमिका में उसका भी योगदान होना चाहिए। ये भी गांधी जी की एक सोच थी। इसके बाद 46 और 47 इनको भी देखते हैं। देखो 46 में बोला गया था ST SC और OBC के लिए विशेष आरक्षण। ये भी गांधी जी से लिया गया है। गांधी जी ने ही सबसे पहले देखो हरिजन नाम इन्होंने ही दिया था शायद दलितों को, है ना, हरिजन। इसके बाद 47 क्या बोलती है सरकार, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, नशीली दवाएं बंद कराएगी और शराब भी बंद कराएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किससे थी, गांधी जी से रिलेटेड थी, तो इसलिए इनको बोलते हैं गांधीवादी अनुच्छेद। ठीक है, अब बात करते हैं समाजवादी। और समाजवादी क्या होती हैं, वे समाजवादी अनुच्छेद वे हैं जिसमें है ना समाज के लिए क्या है, समाज विचारधारा से जो प्रेरित थी उनके लिए। तो इसमें बोला गया जो हमारे 38, 39 का कार्य देखिए कहाँ है, यह है भाई 48 में बोला गया कि भाई देखो राशन कार्ड, बड़ी कार्ड, मजदूरी कार्ड, ये सब क्या है, सामाजिक कार्य है कि नहीं, सामाजिक कार्य, तो ये क्या है, समाजवादी है। इसके बाद 39 के लिए क्या बोला गया, समान काम के लिए स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसमें बोला गया 39 का निःशुल्क विधि सहायता, ये भी समाज के लिए एक सही है। जो भाई गरीब तबका है ना, हमारे जो वकील करना उनके बस की बात नहीं रहती, इसलिए उनके लिए क्या दी जाए, फ्री विधि सहायता दी जाए। ठीक है, इसके बाद इसी में बोला गया 41, 42, 43, ये रहा अपना 41, 42, 43। 41 में क्या बोला गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। देखो ये भी समाज के लिए जरूरी है। जो वृद्ध लोग हैं भाई, ये सामाजिक कार्य देखो क्या होते हैं, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं अब उनकी बस की नहीं होती काम करने की, इसलिए उनको पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। विधवा लोग हैं वो भी अब कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको भी पेंशन दी जानी चाहिए। इसके बाद विकलांगों को भी पेंशन दी जानी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या सामाजिक कार्य है। इसके बाद 42 भी देख लो भाई, इसमें जो महिला है, ठीक है, उसके लिए क्या 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक क्या देना चाहिए, लीव देना चाहिए। ठीक है, ये 42 में बोला गया। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, ये सब क्या थे, समाजवादी थे, समाज से प्रेरित थे। अब बात करेंगे उदारवादी, जो उदारवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे। देखो सबसे पहले इसमें बोला गया 44वां समान सिविल संहिता, ये किससे, उदारवादी, सभी के लिए समान होना चाहिए। इसके बाद 45 क्या बोला गया, 0 से 6 वर्ष के लिए स्वास्थ्य की 0 से मतलब जन्म से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, स्वास्थ्य का ख्याल, और साथ ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 48 की। तो 48 में क्या बोला गया है, तो 48 में बोला गया है कृषि, पशुपालन और जितने भी दुधारू जानवर है उनके लिए रक्षा करना, और जो नहीं है उनकी भी रक्षा करना 48 के काम है। 49 क्या बोलता है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, 50 में क्या बोला गया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और 51 क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति उपलब्ध कराना। तो भाई ये कुछ ये जो हमारे थे वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो 3 प्रकार से लिए गए थे। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें और पूछ ली जाती हैं, जैसे अच्छा एक जो वो हुई थी वो केशवानंद भारती समिति, केशवानंद भारती जो बेंच बैठी थी, ये सबसे बड़ी बेंच थी, इसमें शायद 13 जज थे। ठीक है, और ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, और ये सब 1973 की बात है। 1973 में इसमें बोला गया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह DPSC मतलब कि नीति निर्देशक तत्व से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब अधिक क्या है, रखते हैं, वरीयता रखते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरे ही साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी के समय की बात है ये। उस समय पे इंदिरा गांधी ने एक संशोधन लाया, उसमें बोला कि नहीं DPSP जो है हमारा DPSP जो है वह मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्राथमिकता रखता है, और इस कारण से हम आपके मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। ठीक है ना, छीन सकते हैं। अब क्या हो गया भाई, सरकार और न्यायालय के बीच में क्या हो गया, टक्कर की बात हो गई। इसके बाद एक आता है मिनर्वा बिल केस समिति।
देखो मिनरवा मिल जो केस था वो 1980 में था। इसमें बोला गया कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे डीपीएसपी हैं वो क्या एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, इस कारण से दोनों को बराबर देखा जाए। ठीक है, तो आपको कोई पूछ लिया जाए कि भाई केशवानंद भारतीय समिति में किसको वरीयता दी गई थी, तो उसमें दी गई थी मौलिक अधिकार को। और अगर पूछ लिया जाए 42वें संविधान संशोधन में किस चीज को वरीयता दी गई थी, तो उसमें डीपीएसपी को वरीयता दी गई थी। जबकि मिनरवा मिल समिति में दोनों को क्या है संतुलित कर दिया गया, दोनों को बराबर कर दिया गया। तो ठीक है भाई, तो ये था अपना थोड़ा सा नीति निर्देशक के बारे में जितना हो सका उतना बताया मैंने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही में हाँ, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।